हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोगों की मॉक टेस्ट की छठी क्लास है। मॉक टेस्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। इसमें आखिर में मैंने आप लोगों के लिए 10 टर्मिनोलॉजी को ऐड किया है, यानी मुश्किल अल्फाज, जिसको हम उर्दू में, इंग्लिश में और इसी के साथ साथ हिंदी में भी समझेंगे। क्योंकि हमारे साथ दिक्कत ये आती है कि जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में बनती है, हमने उसको सीडीपी में भी पढ़ रखा है, लेकिन जब उर्दू में उसके माना पूछा जाता है तो हम सही से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए आखिर में मैंने यहाँ ऐड किया, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए, इस तरह से 10-10 करके, पिछली वाले में हमने 10 देखा था, आज 10 और देखेंगे, हमारे पास 20 हो जाएगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का पेपर है। उसका पूरा एनालाइज करेंगे, उसके हर एक ऑप्शन को देखेंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ऑप्शन के ज़रिए हम लोग थ्योरी को भी समझेंगे कि उस पर जीन पियाजे क्या कह रहे हैं, वाइगॉट्स्की क्या कह रहे हैं, इसी के साथ चॉम्स्की क्या कह रहे हैं, ऑप्शन सही है तो सही क्यों है। इन सब चीज़ों को हम लोग एनालाइज करेंगे, बिल्कुल ऑपरेशन करके देखेंगे। चलिए आगे क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। उस पर आपको वीडियो की लिंक, इसी के साथ पीडीएफ दे दी जाएगी, ताकि आप अपना जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन कर सकें। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं तो इससे आप महरूम रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, दर्जा झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मुअस्सिर तरीक़ा है। कवायद जिसको हम ग्रामर कहते हैं, एक मुअस्सिर यानी इफ़ेक्टिव तरीक़ा है। देखिए, कहा जा रहा है मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस, कवायद के जो रूल्स हैं उसकी तदरीस यानी उसका पढ़ाना। मतन का तर्जमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस, मतन मतलब जो टेक्स्ट है। और तीसरा कहा जा रहा है कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस। चौथा है कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक़ो सबाक़ में कवायद की तदरीस। देखिए, पहला क्या कहा जा रहा है कि मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस, ये भी थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन आगे हम ऑप्शन देखते हैं कि मतन का तर्जमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस, ये भी इफ़ेक्टिव है। आगे क्या है, कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की। देखिए, कोई किताब मखसूस करके आप उसी किताब को पढ़ा करके आप कवायद सिखाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं माना जाता है। चौथा था कि कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक़ में कवायद की तदरीस, सबसे इफ़ेक्टिव यही माना जाता है। देखिए, जॉन डीवी, इसी के साथ जितने आप देखेंगे फ़लसफ़ी हैं जिन्होंने पेडागोजी लिखी है, उनका मानना ये है कि बच्चे को जो ग्रामर सिखाया जाए वो कंटेक्स्ट में यानी सियाक़ो सबाक़ में, संदर्भ में सिखाया जाए। ठीक है, कि अगर आप कोई इबारत पढ़ रहे हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उसमें हम बताएंगे कि देखिए इस सियाक़ो सबाक़ से इस तरह से आपका ग्रामर ये बनता है, इस तरह से ये सेंटेंस का, ये जुमला का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो जहाँ सियाक़ो सबाक़ की बात आएगी वो सबसे इफ़ेक्टिव माना जाता है कवायद पढ़ाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है समाजी ताआमुल। सामाजी ताआमुल को कहेंगे, समाजी यानी सोशल और ताआमुल यानी इंटरैक्शन। ठीक है, कि तसव्वुर का ताल्लुक़ किससे है, यानी समाजी ताआमुल यानी सोशल इंटरैक्शन की बात किसने की है। पाणिनि ने की है। देखिए, पाणिनि ने एक ग्रामर लिखी थी, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ठीक है, स्किनर ने की है, या वाइगॉट्स्की ने की है, या कोहलबर्ग ने की है।
देखिए पाणिनि का ताल्लुक तो इससे नहीं है, ठीक है। आगे स्किनर, देखिए स्किनर क्या है, स्किनर रीइंफोर्समेंट से जुड़े हैं, ठीक है। स्किनर ने चूहे के ऊपर रिसर्च किया है, आपने पढ़ रखा होगा सीडीपी में। तो रीइंफोर्समेंट से जुड़े हैं, रीइंफोर्समेंट को उर्दू में क्या कहते हैं, तक़वियत, ठीक है। वाइगॉट्स्की, देखिए वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी है वो सोशल कल्चरल अप्रोच, यानी उनकी थ्योरी में समाज यानी सोशल, जिसको आप कहेंगे एनवायरनमेंट। वाइगॉट्स्की का कहना है कि बच्चों को अगर हम माहौल दे दें, एनवायरनमेंट देंगे, यानी समाज दे दें, समाज का मतलब आपस में पड़ोसी भाई बहन, उसके पीयर ग्रुप, तो बच्चा ऑटोमेटिक ज़ुबान को सीख लेगा। यानी समाज को सबसे ज़्यादा अहमियत कौन देते हैं, वाइगॉट्स्की देते हैं, ठीक है। कोहलबर्ग, इन्होंने मोरल डेवलपमेंट यानी अखलाकी नशोनुमा यानी मोरल डेवलपमेंट, इन्होंने तीन लेवल बताए हैं, 6 स्टेज बताए हैं, ठीक है। एक कोहलबर्ग वाला है। लेकिन सोशल यानी समाजी तामुल की बात आएगी, फ़ौरन हम कहाँ जाएंगे, वाइगॉट्स्की की तरफ। इसी के साथ एक और समझ लीजिए कि अगर कहीं भी वकूफ़ी नशोनुमा की बात आई यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आई तो हम जीन पियाजे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो समाजी तामुल वाइगॉट्स्की की तरफ, आपका तीसरा जो है सही हो गया। आगे चलते हैं। देखिए हर एक ऑप्शन को हम लोग बिल्कुल ऑपरेशन करके देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, उसमें थोड़ा मोड़ा हम थ्योरी भी उनकी समझ लेते हैं, ठीक है। इससे आपकी थ्योरी भी तैयार हो जा रही है। हालांकि आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, मैंने इससे पहले वाले सीटेट में पूरा हर एक चैप्टर की मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। हर एक चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको मैंने समझाया है कि सबकी थ्योरी को बताया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दर्जा झेल में से कौन बच्चों के ज़ुबान के इक्तिसाब में मुआविन है, यानी ज़ुबान के सीखने में, ठीक है, में मुआविन है। कौन सी चीज़ मुआविन होगी? देखिए पहला कहा जा रहा है घर का माहौल जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। देखिए ये तो ऑटोमेटिक, बोलने की आज़ादी नहीं होगी तो कैसे सीखेगा, ये तो ऑटोमेटिक काट सकते हैं। घर उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना, सिर्फ बड़ों की बातों को सुनना, छोटे को नहीं सुनेगा। तो यानी जहाँ कहीं भी एक्सट्रीम की तरफ हम ले जाएंगे किसी चीज़ को, यानी सेग्रीगेट यानी अलग कर देंगे, सिर्फ बड़े को छोटे को छांट रहे हैं, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, ठीक है। बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, इसमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा। आगे देखते हैं। दूसरे बच्चों के साथ खेलना, यही सबसे इफ़ेक्टिव होगा। आपको पता है कि वाइगॉट्स्की का यह मानना है कि बच्चा पीयर ग्रुप यानी अपने साथियों के साथ, अपने हमजोलियों के साथ, जैसे 8 साल का बच्चा तो 8 साल के बच्चों के साथ जो ग्रुप बना करके खेलते हैं, वहाँ जब खेलेंगे तो आपस में बोलेंगे, उस वक़्त उनकी ज़ुबान की नशोनुमा यानी ज़ुबान का इक्तिसाब, इक्तिसाब किससे जुड़ा है आपको पता होगा कि इक्तिसाब आपका जुड़ा है एक्विजिशन से। एक्विजिशन मतलब यानी जब किसी चीज़ को आप बगैर ग्रामर पढ़े हुए पहली ज़ुबान, मादरी ज़ुबान जो आप घर से सीख से आते हैं, वो किससे सीखते हैं, माहौल से सीखते हैं। दूसरा लर्निंग, जिसके लिए आप कायदा ग्रामर सब कुछ पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आमोजिश। लेकिन इक्तिसाब में क्या है, एक्विजिशन जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये इक्तिसाब की बात पूछी जा रही है। तो दूसरे बच्चों के साथ खेलना, जब खेलेंगे तो ऑटोमेटिक जो उनकी मादरी ज़ुबान है जो आपस में बोली जाती है, यानी उनकी घर की लैंग्वेज है, जिसको बच्चा अक्वायर करता है यानी अनकॉन्शियस माइंड से, बिना कुछ उस पर ध्यान दिए हुए, वो किससे सीखेगा, पीयर ग्रुप में सबसे ज़्यादा सीखता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको हर एक ऑप्शन को बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में भी बताऊँगा, ताकि कोई भी आपका मीडियम हो आप लोग समझ सकें। बच्चे फितरी अंदाज में, फितरी यानी नेचुरल, जिसको आप प्राकृतिक कहते हैं, बच्चे फितरी अंदाज में ज़ुबान का इक्तिसाब करते हैं, यानी ज़ुबान को अक्वायर करते हैं, क्या कहते हैं, अर्जन करते हैं। अगर उन्हें रूबरू किया जाए, रूबरू मतलब किसी के साबका पढ़ना, रूबरू यानी किसी से ताल्लुक़ होना, किसी के सामने रूबरू हो, यानी किसी से तामुल, जिसको आप कहते हैं इंटरेक्शन हो जाए,
कैसे सीखेंगे? एक वक्त में सिर्फ एक ज़ुबान एक्सट्रीम, जहाँ सिर्फ आ जाए, फ़कत आ जाए, जहाँ किसी चीज़ को छांटा जाए वो हमेशा गलत होता है, ठीक है। इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़ुबान के, इर्द गिर्द यानी उसके एनवायरनमेंट आसपास मौजूद एक से ज़ायद ज़ुबान के, तो अच्छा लग रहा। आगे देख लेते हैं। सिर्फ, देखिए सिर्फ आते ही आप काट दीजिएगा। किसी ज़ुबान के कवायदी साख्त के, अब देखिए मैंने पहले बताया दो चीज़ है, एक एक्विजिशन, एक जो है लर्निंग, एक है इक्तिसाब, एक है आमोजिश। आमोजिश के लिए आप कायदा सीखते हैं, लेकिन इक्तिसाब के लिए आप कायदा नहीं सीखते, उसके लिए आपको माहौल चाहिए। जो जैसे बच्चा 6 साल का पहली जमात में जाता है जब, तो कुछ ना कुछ ज़ुबान ले करके जाता है ना, वो कौन सी ज़ुबान होती है? वो इक्तिसाब करके जाता है, उसकी मादरी ज़ुबान होती है, ठीक है, जिसको वो अक्वायर किया है माहौल से। तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही हो गया? आपका 2 वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा जा रहा है, दर्जा झेल में से कौन मतन का मतलब वही जो टेक्स्ट, जो इबारत है, मतन के मुताला मतलब स्टडी, अध्ययन, मुताला के लिए सबसे अहम है। बताइए, मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना, मतन में जितना लफ्ज़ हर एक को पढ़ना, क्या ये अहम है? एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना, उसका एराब क्या आएगा, ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश कहाँ कैसे आएगा, उस पर तवज्जो मरकूज़ यानी ध्यान देना, कंसंट्रेट करना, क्या ये सही है आपका? आगे क्या है? तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना, यानी जो लिखा हुआ मतन है, जो लिखी हुई इबारत है, उसके मानी, उसकी मीनिंग को पता करना। ये तो सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। सही तलफ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ना, यानी ये मतन के मुताला यानी किसी इबारत को स्टडी, अध्ययन करने का मेन मकसद ये नहीं है कि आप उसका प्रोनाउंसिएशन यानी आप उसका तलफ़ुज़, आप उसका उच्चारण सही कर लें, ये मेन मकसद नहीं होता है। सबसे अहम मकसद होता है पढ़ने का, आप उसका माना निकाल सकें, ठीक है। तो कौन सा होगा? तीसरा सही होगा। चलिए आगे कहा जा रहा है, दर्जा झेल में से कौन ज़ुबान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं? जाहिर सी बात है, जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो आप लेसन प्लान बनाते हैं, डेली लेसन प्लान। जो भी आप टेक्स्ट पढ़ाने जाएंगे उसका एक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, चाहे लिखें या माइंड में लिखें। आपने बीएड में या आप डीएलएड में लेसन प्लान बनाकर गए होंगे, लेसन प्लान बनाया जाता है, उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है। यानी इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चा मुंदरजा ज़ेर चीज़ों के काबिल हो जाएगा कि इबारत समझ सके, मानी समझ सके, या इस चीज़ के बारे में जान सके। इस तरह से आप बनाते थे, ठीक है। तो तदरीस का मकासद कौन सा नहीं होता है, ठीक है, यानी जो स्पेसिफिक मकासद जो आप आज पढ़ाने जा रहे हैं उसका क्या मकसद इसमें से नहीं होगा, ठीक है। बताइए, समझकर पढ़ने की सलाहियत, ये तो सही बात है, ये तो आप मकसद मुतय्यन ही करके जाएंगे ज़ुबान में कि बच्चा कम से कम समझ कर पढ़ने की सलाहियत उसके अंदर डेवलप हो जाए, यानी उसकी नशोनुमा हो जाए। दूसरा क्या है? कोशिश से ख़यालात का इजहार, ये तो सही लग रहा है, लेकिन आगे देख लेते हैं। जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, समझने की महारत यानी महारत, अभी बच्चा छोटा आप उसको माहिर ही बना दे रहे हैं, तो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना, मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना, मरबूत तहरीर यानी जो एक दूसरे से मिली हुई जो तहरीर है उसको डेवलप करना, ये हो सकता है। देखिए इसमें सबसे अच्छा आपका क्या होगा? आपका 2 वाला होगा। दूसरा क्या? कोशिश से ख़यालात का इजहार, यानी ज़ुबान की तदरीस का मकासद ये है कि बच्चा पढ़ने के बाद एक कोशिश कर सके कि जो कुछ उसमें कहा जा रहा है उन ख़यालात का अपनी ज़ुबान में इजहार कर सके, यानी अपनी माफ़ी ज़मीर को उसके बारे में अदा कर सके। यही मेन मकसद होता है, ठीक है, ज़ुबान की तदरीस का। देखिए ये थोड़ा सा एक गलत हो गया। इसमें पूछा क्या जा रहा था? दर्जा झेल में से कौन ज़ुबान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है? नहीं है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। ये नहीं इसलिए है,
नहीं इसलिए है, देखिए आप थोड़ा समझ लीजिए, यानी समझकर पढ़ने की सलाहियत ये तो शामिल है। दूसरा क्या है, जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, यानी जो कुछ वो सुन रहे हैं उसको समझ भी सकें, ये सही माना जाएगा। मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना, यानी जैसे इबारत है, एक सेंटेंस पूरा हुआ, दूसरा सेंटेंस पूरा हुआ, तो पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से क्या रब्त है, क्या ताल्लुक़ है, उसको भी समझ सके। भाई ये जो है ज़ुबान की तदरीस का मकसद होता है कि ऊपर से नीचे तक क्या कहा जा रहा है उसको समझ सकें, लेकिन ये कोशिश से ख़यालात का इजहार, यहाँ कोशिश से ख़यालात यानी कोशिश से ख़यालात का इजहार कर सकें, ये जो है मेन मकसद नहीं होता है। ठीक है, सीटेट ने इसी को माना है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है सौतियाती आगही ज़्यादातर मुतअल्लिक़ होती है। सौतियाती यानी जो साउंड, जिसको आप फ़ोनेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़ोनेम। फ़ोनेम जिसका ताल्लुक़ साउंड से होता है। ठीक है, ज़्यादातर मुताल्लिक़ किससे मुताल्लिक़ होते हैं, यानी सौतियात यानी साउंड किससे मुताल्लिक़ होते हैं? सुनने की सलाहियत से, बोलने की सलाहियत से, पढ़ने की सलाहियत से या लिखने की सलाहियत से। देखिए सौतियात यानी फ़ोनेम का ताल्लुक़ किससे होता है? फ़ोनेम का ताल्लुक़ आपका होता है तीसरे से, यानी पढ़ने की सलाहियत से। किससे होता है? पढ़ने की सलाहियत से। फ़ोनेम जब आप पढ़ेंगे उसी में तो सही से अल्फाज निकाल सकेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है नोम चोम्स्की। लैंग्वेज में 3 लोगों को पढ़ते हैं, एक जो है जीन पियाजे को, एक वाइगॉट्स्की को, नंबर 3 पे नोम चोम्स्की। देखिए नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़ुबान की कुदरती महारत आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इन्होंने कहा इनेट एबिलिटी। क्या कहा? इनेट एबिलिटी। इनेट यानी ज़ुबान को सीखने की जन्मजात क्षमता उनके अंदर, बच्चे के अंदर होती है, ये चोम्स्की का मानना है। यानी उसके, तो इसका ताल्लुक़ किससे है? यानी ज़ुबान सीखने की इनेट एबिलिटी होती है, इसका ताल्लुक़ किससे है? इक्तिसाब के है कि नकल के है, तब्दीली है, तर्जमा? इक्तिसाब के। इक्तिसाब क्या होता है? जिसको आप क्या कहते हैं? एक्विजिशन, एक्वायर करना, यानी इक्तिसाब। और लर्निंग बाद में 6 साल के बाद स्कूल में आकर के पढ़ता है। तो जीन पियाजे ने 1-2 बातें की, इसको जीन पियाजे कह रहे हैं। एक नोम चोम्स्की ने एक बात कही है कि इनेट एबिलिटी यानी कुदरती महारत होती है। दूसरी बात इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है, यानी बच्चा ऑटोमेटिक ग्रामर फिट कर लेता है। किसने कहा है? नोम चोम्स्की ने कहा है। नोम चोम्स्की ने क्या एक बात कही, LAD की बात भी नोम चोम्स्की करते हैं, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो कहते हैं बच्चों के अंदर एक डिवाइस, एक मशीन फिट है उसके दिमाग में। आप सर्च करेंगे तो मशीन तो नहीं मिलेगी, लेकिन उनका मानना है कि एक मशीन फिट है जिससे वो ऑटोमेटिक ज़ुबान को माहौल पा करके एक्वायर करते हैं। कौन कहते हैं? नोम चोम्स्की कहते हैं। ये सब चीज़ें अगर ध्यान में रखेंगे तो कुछ भी बदल के आएगा, आप उसको सही करके आएंगे। आगे क्या कहा जा रहा है? ज़ुबान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। ज़ुबान की महारत बेसिक महारत 4 हैं, LSRW आपने पढ़ा होगा। L से लिसनिंग यानी सुनना, S से स्पीकिंग यानी बोलना, R से रीडिंग यानी पढ़ना, जिसको आप क़िरात कहेंगे या ख्वांदगी कहेंगे, राइटिंग यानी लिखना। 4 बेसिक महारत है की तदरीस होनी चाहिए। किसके ज़रिए होनी चाहिए बताइए? नकल के ज़रिए, अलग थलग तो नहीं होती है, तफसीली वजाहत के ज़रिए। बहुत ज़्यादा वजाहत करके छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे ये भी बहुत अच्छा नहीं। एक मरबूत अंदाज में। मरबूत अंदाज में मतलब ये है कि ये जो चारों चीज़ें हैं,
अब ये नहीं है कि आप सिर्फ आप बच्चों को सुनने की स्किल आप उसको डेवलप करें, उसकी नशोनुमा करें, नहीं, बल्कि चारों स्किल मरबूत होकर के एक दूसरे से कनेक्ट होकर के ऑटोमेटिक जो है डेवलप हो। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि इसका स्टेप है, पहले सुनता है, आपने देखा होगा बच्चा 2 साल तक सुनता रहता माँ बाप की बातें, भाई बहन की बातें, 2 साल के बाद बोलने लगता है। यानी उसके मेमोरी में कोई चीज़ इनपुट हो रही, इनपुट होने के बाद आउटपुट होती है, उसके बाद फिर बोलना है, फिर क्या है, उसके बाद क्या है, कोई चीज़ पढ़ता है, जब पढ़ेगा, पढ़ने के बाद फिर आखिर में आता है लिखना, पढ़ेगा तो समझ कर पढ़ेगा तो आखिर में लिख भी सकता है। तो ये है, तो क्या ये चारों अलग अलग होकर के चलती है? नहीं, बल्कि एक साथ लिखता भी है, एक साथ पढ़ता भी है। तो ये है कि सारी एक साथ मरबूत, यानी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो करके डेवलप होती है, यही माना गया है। ठीक है, ऐसा कोई साइंटिफिक वे नहीं है कि पहले बच्चा सुनेगा फिर बोलेगा, फिर ये तो ठीक है, सुनेगा बोलेगा यहाँ तक सही है, लेकिन या पहले फिर पढ़ना आएगा फिर लिखना आएगा, ऐसा नहीं है। सारी थोड़ा सा एक दूसरे से कनेक्ट होकर के धीरे धीरे डेवलप होती रहती हैं। आगे चलते हैं। तो इस तरह से अगर आप हर एक ऑप्शन का एनालाइज, यानी उसका तज्जिया, उसकी तहलील अगर आप, यानी उसका विश्लेषण अगर आप समझ लेते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ कि आप इसमें 30 में 30 नंबर, 28 नंबर, इतना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप बने रहते हैं तो आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। छोटे बच्चे हैं, उस्तानी यानी जो उनकी मुअल्लिमा है, वो कहते हैं कि बच्चे थोड़ा सा आप कोई तस्वीर बनाओ और उसमें रंग भरो। ठीक है, इस तरह वो क्या करना चाहती है बताइए। क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती। ये थोड़ा नेगेटिव जाता है भाई, उनको खामोश रखने के लिए। बच्चा खामोश रहेगा तो ज़ुबान कैसे सीखेगा, ये तो ऑटोमेटिक गलत होगा। लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दे रही है, तो सही लग रहा है। आगे देखते हैं। उभरते फ़नकार बच्चों को मौक़े फ़राहम कर रही है। उभरते फ़नकार, ये भी सही है, लेकिन और देख लेते हैं। बच्चों को सिर्फ, देखिए सिर्फ उर्फ जहाँ आ गया उसको ऑटोमेटिक काटिएगा आप। इन्हीं दोनों में लड़ाई है, इसमें से सबसे अच्छा आपका बी वाला बनता है, यानी दूसरा। क्यों? देखिए, बच्चों की एक होती है जिसको ब्लूम ने दिया है। ब्लूम्स की टेक्सोनोमी मैंने 2 वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। ठीक है, उनके जितने डोमेन हैं, कॉग्निटिव, इमोशनल, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। एक उनका क्या है, साइकोमोटर डोमेन। साइको यानी जो सेंस से हैं, हिस्स से हैं। मोटर क्या है, यानी फिजिकल एक्टिविटी। उसमें 2 हैं, आपने पढ़ा होगा, एक फाइन मोटर, एक फाइन मोटर। जैसे आप कोई चीज़ लिखते हैं जिसमें आपकी हल्की हल्की मसल काम करती है, जैसे आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं, इबारत लिखते हैं, क्या फाइन मोटर होती है। एक होती है ग्रॉस मोटर, जैसे आप कूदते हैं, उछलते हैं, चलते हैं, ये सब क्या है, ये आपके ग्रॉस मोटर है। ठीक है, तो लतीफ़ हरकी का मतलब होता है फाइन मोटर। फाइन मोटर महारत को फ़रोग़ दे रही है इसमें, क्योंकि बच्चे जब कोई चीज़ बनाएंगे उसमें भरेंगे तो हल्की मसल ना, यानी फाइन मसल उसमें काम करेगी, तो क्या है, लतीफ़ हरकी। अब इसका माना आप समझ लीजिए फाइन मोटर। ठीक है, ये आपका दूसरा सही है। आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है, दर्जा झेल में से कौन से अमल ज़ुबान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा मुआविन है। यानी बोलने की स्किल किस में सबसे ज़्यादा फ़रोग़ होगी, उसका डेवलप होगा, किस में होगा। देखिए, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ना। इनफरादी अलग अलग पढ़ना, फिर एक साथ पढ़ना, फिर बोलने की, ये है इतना इफ़ेक्टिव। लेकिन और ऑप्शन देखेंगे। रोल प्ले, रोल प्ले में देखिए, रोल प्ले सबसे अच्छा माना जाता है। आगे देख लेते हैं। दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़ुज़ की मशक़ करना। ठीक है, सही तलफ़ुज़ की मशक़ करेंगे, ज़ुबान के बोलने की सलाहियत डेवलप होगी। इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है।
सब सब सही है, लेकिन सबसे सही कौन है? सबसे सही दूसरा। दूसरा क्यों है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए रोल प्ले क्या होता है। रोल प्ले आप समझ लीजिए, जैसे कि कोई आपने बच्चों को कहानी पढ़ाई, कहानी में जितने लोगों का कैरेक्टर है, जितने लोगों का किरदार है, किसी बच्चे को चोर बना दिया, किसी बच्चे को पुलिस बना दिया, कोई चोरी करने गया, तो बच्चे उसी अंदाज में स्टेज में आकर के बोलें, कोई चोर बना है, कोई पुलिस बना है, कोई गिरफ्तार कर रहा है। इस तरह से जब एक तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, टीचिंग क्या होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगी, और बच्चों को बच्चे करके सीखेंगे। तो इसमें जो है जब खूब बोलेंगे, डायलॉग अलग अलग रोल अदा करेंगे, स्टेज पे आकर के खुल के बोलेंगे, तो इसमें बच्चे की बोलने की सलाहियत सबसे ज़्यादा डेवलप करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है, तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। ये सरगर्मी मुआयन कहा गया, जिस तरह से कोई नज़्म, कोई एक कहानी पढ़ाया छोटी सी, फिर कहा जिस तरह से वो बताई गई उस तरह से आकर कहो। ठीक है, इसका क्या मकसद है? इबारत को समझकर पढ़ने में, काबिल फ़हम मवाद में लिखने की, अरे यहाँ पढ़ने की बात हो रही है ना, कहानी को इस तरतीब से बयान करना, तो लिखना यहाँ तो काट देंगे। तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में, ये भी उतना इफ़ेक्टिव नहीं। यही दोनों में लड़ाई। इसमें कौन सा होगा? इबारत को समझकर पढ़ने में भाई पहला ही सही होगा। क्यों सही होगा? देखिए समझते हैं। जब तक हम इबारत को समझेंगे नहीं, जब तक उसको समझ के नहीं पढ़ेंगे, तो फिर उस कहानी को कैसे अपनी ज़ुबान में स्टेप बाय स्टेप बयान कर पाएंगे। यानी इबारत को समझकर पढ़ने में ये सरगर्मी मुआविन होगी। आगे क्या है? दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में, यानी बच्चा भी 7 से 8 साल का है, क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। जैसे क्लास में रखी हुई, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के नीचे ब्लैक बोर्ड यानी तख्ता स्याह लिख देता है, चेयर है तो चेयर के पास लिख देता है कुर्सी, इस तरह से अमल करता है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ यानी एक्टिविटीज़, इस तरह की एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियाँ, सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत को निखारने में भी मुआविन होती हैं। कौन सी सलाहियत इससे बच्चों की डेवलप होंगी? बताइए। कवायद, क्या इससे ग्रामर का ताल्लुक़ तो नहीं है। तहरीरी महारत, तहरीरी महारत इसमें डेवलप, यहाँ कोई लिखवाया थोड़ी जा रहा है। ज़ख़ीरे अल्फाज, लिखावट, लिखावट तहरीर मेरा दोनों तो एक है, यही तीसरा सही है। क्यों? देखिए आपने देखा होगा जो क्लास 6 की 6 नहीं, क्लास दूसरी जमात की यानी सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की, फोर्थ क्लास की, यानी इब्तिदाई यानी प्राइमरी लेवल की आप कोई भी किताब उठाकर देख लीजिए, अगर उर्दू की है तो अलिफ से अनार, अनार की तस्वीर बनी रहेगी। इससे क्या कहा जाता है कि देखिए इसको किस तरह से हम रिलेट कर लेते हैं। आपको पता है कि जीन पियाजे ने पहला क्या दिया है? पहला क्या कहा है? सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा क्या कहा है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 7 साल तक। ठीक है, 2 से 7 साल तक प्री ऑपरेशनल स्टेज किसने? जीन पियाजे ने कहा है। जीन पियाजे का मतलब है कि 2 से 7 साल का बच्चा सैंपल को समझने लगता है, यानी उसके सामने कोई तस्वीर आ जाए, तस्वीर दिखा के उसको बता देगा वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आपका सिलेबस, जो भी आपके टेक्स्ट बुक बनाई जाती है, जीन पियाजे की स्टेज को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो तस्वीर बच्चों को, जैसे ई फॉर इंग्लिश में देखेंगे एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी, हाथी क्या? हाथी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि बच्चा सैंपल के ज़रिए उस चीज़ को ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा देर तक वो चीज़ जहन में बाकी रहती है। किसमें? ज़ख़ीरे अल्फाज। जब वो सैंपल के ज़रिए लेगा तो अल्फाज को ज़्यादा अपने अंदर में ग्रास्प करेगा, ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, तो यही चीज़ कही जा रही, ज़ख़ीरे अल्फाज में सरगर्मी सबसे ज़्यादा मुआविन होगी। आगे है, दर्जा झेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मुअस्सिर है? यानी ये देखना है कहाँ नहीं कहा गया है, कहाँ कम मुअस्सिर कहा गया है।
ऐसे इस चीज़ को ज़रूर आप जहन में रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, कहानी सुनाना, कहानी सुनाएंगे, सुन करके बोलने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, ये तो मुअस्सिर है। कहानी लिखना, लिखने की सलाहियत, किसी हादसे को बयान करना, बोलने की सलाहियत, इमला, इमला जिसको आप इंग्लिश में पढ़े होंगे डिक्टेशन, क्या है डिक्टेशन, जिसको आप कहते हैं श्रुत लेख, यानी कोई चीज़ आपको बोली जाए आप उसको लिखें। देखिए, अल्फाज की गलती सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इमला बोलना। एक कभी आ भी सकता है, ठीक है। अगर आप अल्फाज की गलती यानी तलफ़ुज़ की गलती को सही करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका इमला है। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, लिसानी महारत की जांच में यही नहीं है, यही सबसे कम मुअस्सिर होगा। एक किसमें मुअस्सिर है, ये तलफ़ुज़ यानी अल्फाज की जो लिखने में जो गलती होती है उसको समझने में। अगर इमला बोला जाएगा तो उसके जो तलफ़ुज़ दुरुस्त हो जाएंगे, वो सही लिखने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इफ़ेक्टिव है। आगे चलते हैं। आगे है दर्जा झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़ुबान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मुआविन होगा। बताइए, अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम, किसी एक का नाम बता दो। दूसरा क्या है, लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना, अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाले मुकालमा तहरीर करना, मुताला करदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना। देखिए, ये सवाल किससे पूछा जा रहा है, ये सवाल आपका क्रिएटिविटी से पूछा जा रहा है। दो तरह की थिंकिंग होती है, दो तरह की सोच होती है। एक होता है बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, यानी बच्चा दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में सोचता है, दिमाग लगाता है, हल करता है। इसी तरह होता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, यानी एक होता है ओपन एंडेड, यानी जो कुछ सोचता है उसका जवाब थोड़ा सा अलग से निकलता है। जैसे अब देखिए, अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम बता दो, इसमें बहुत ज़्यादा जहन तो लगेगा नहीं, अलग तरह से सोचेगा नहीं, ये गलत हो गया। सबसे ज़्यादा मुआविन कौन होगा ना, लफ्ज़ तरजीह, एक लफ्ज़ लिया उसका इस्तेमाल पूछ लिया, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग तो बच्चे का लगेगा नहीं। अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाले, यानी घर में उसकी माँ के दरमियान जो कुछ बात हुई, जो कुछ डायलॉग हुआ, उसको अगर वो लिखेगा तो उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग, जैसे आपसे कोई कहा जाए एस्से लिखो, सीटेट का एग्ज़ाम किस तरह से हो रहा है, ये जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग हो रही है, सिकुड़ती हुई थॉट। क्योंकि क्या है, चार ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपका सही है, लेकिन किसी चीज़ पे एस्से मजमून लिखने के लिए कह दिया जाए तो उसमें आपका अपना क्रिएटिव लगाएंगे, अलग अलग अल्फाज नया नया सोच करके, कहानियाँ बना करके आपको एक एस्से लिखेंगे, उसमें दिशाओं में सोचेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मुआविन यही होगा, कौन, तीसरा वाला, यानी जिसमें बच्चा ज़्यादा दिमाग लगाए और दिशाओं में, यानी अलग अलग जिहत से, अलग अलग अंदाज से सोच सके, वही ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा मुआविन होगा। किसमें सबसे ज़्यादा मुआविन होगा, ज़ुबान के सीखने में, जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स सीखता है, ठीक है। तो हमने कितना लिया टोटल, 20, यानी 15, 15 में 15, ठीक है। इसको आप पहले से उस पर जाया कीजिए कि कौन सा सही है, बॉक्स में भी लिखिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। आप लिखिए कि 15 में से कितना आपका सही हो रहा है। इस तरह से थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें जहन में बैठ जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब हमारा दूसरा क्या है, हम टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, यानी मुश्किल अल्फाज। हम जितनी टर्मिनोलॉजी बनती है आपको पता है, इंग्लिश में बनती है, उर्दू में उसका ट्रांसलेशन होता है। उर्दू के पेडागोजी में ऐसे अल्फाज आते हैं हम उसको समझ नहीं पाते, इसलिए मैं हर एक मॉक टेस्ट में आखिर में 10 वर्ड्स ऐसे रखता हूँ कि ताकि धीरे धीरे हम इसको सीखते जाएं। तो आज पिछले में मैंने 10 रखा था, 10 हमने देखा। अब आगे देखते हैं, मुतनव्वे क्लासरूम,
मुतनव्वे यानी डाइवर्स क्लासरूम, यानी ऐसा क्लासरूम है, ऐसा क्लास है जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ठीक है, उसको डाइवर्स क्लासरूम यानी मुतनव्वे, यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विविध कक्षा, ठीक है। दूसरा क्या है, लैंग्वेज डिफ़िकल्टी यानी ज़ुबान की मुश्किलात, यानी ज़ुबान सीखने में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, यानी भाषा संबंधी कठिनाइयाँ। आगे है ज़ुबान के अवारिज़ या नकाइस यानी लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स आपने पढ़ा होगा, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, यही नकाइस है यानी भाषा संबंधी विकार, ठीक है। एक लफ्ज़ आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को उर्दू में हम क्या लिख के आ जाता है, अंदाज़े क़द्र, अंदाज़े क़द्र, या कभी कभी आ जाएगा कद्र पैमाई, दोनों आ सकता है। इसका मतलब इवैल्यूएशन, जिसको हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, मूल्यांकन। आगे क्या है, असेसमेंट। असेसमेंट, असेसमेंट खूब पढ़े होंगे आप, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट को हम उसमें क्या कहेंगे, उर्दू में, उर्दू में क्या लिख के आता है, आपका लिख के आता है तअय्युने क़द्र, तअय्युने क़द्र, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आकलन, ठीक है। आगे चलते हैं, 5 और देख लेते हैं। आगे है ज़ुबान की तफ़हीम यानी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। आपको पता है जो 15 आते हैं आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ही का आता है, यानी पैराग्राफ आता है, उसी पैराग्राफ में से सवाल बनते हैं कि आपको ये जांचना चाहते हैं कि आप ज़ुबान कितना समझते हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ को किस तरह से ट्रिक के साथ हल किया जाए, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसको तलाश कर सकते हैं, ठीक है, कि पैराग्राफ को कैसे जल्दी से हल करें। तो ज़ुबान की तफ़हीम यानी भाषा की समझ, ज़ुबान में महारत यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी ज़ुबान की महारत, जिसको आप कहते हैं दक्षता या कहते हैं भाषा प्रवीणता, ठीक है। आगे क्या है, TLM आप खूब सुने होंगे, TLM, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसको उर्दू में क्या लिख के आता है, टीचिंग के लिए तदरीसी, लर्निंग के लिए आमोजिशी और मटेरियल के लिए मवाद, ठीक है, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। आगे क्या है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स यानी मल्टीमीडिया मवाद। मल्टीमीडिया मवाद क्या अलग से, जैसे देखें टीवी है, यूट्यूब है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, ये सब चीज़ें हैं। आगे क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म, आप खूब पढ़ते होंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कसीर लसानियात, एक जमात है उसमें बच्चे कोई उर्दू बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, वही क्या है, कसीरुल लसानियात, वही यानी बहुभाषीयता, यही या बहुभाषिकता, दो को क्या कहेंगे, जू लिसानियात यानी बाइलिंगुअल, ठीक है। तो हमने 10 अल्फाज को सीख लिया। तो उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी। जाते जाते टेलीग्राम चैनल से नीचे जुड़ जाएं, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसी के साथ कमेंट करें, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, साथियों को शेयर कर दें, अपने ग्रुप में जो कुछ आपका कॉमन ग्रुप BEd DLEd में बना है उसमें भेज दें, लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो इसी के साथ लाइक करके जाएं। बस आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मॉक टेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।